जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती जाए। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सीआरपीएफ शौर्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? आपके ऑप्शन है ए 10 अप्रैल, बी 12 अप्रैल, सी 9 अप्रैल और डी 11 अप्रैल। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में सीआरपीएफ शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया गया है। दोस्तों 2021 में 56वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। तो दोस्तों यह बहुत अच्छे से याद रखें क्योंकि पूछ लिया जाता है कि कौन सा संस्करण था सीआरपीएफ शौर्य दिवस का, तो 56वां संस्करण था। सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी ने, अब इसके बिहाइंड जुड़ी हम पूरी स्टोरी देखेंगे दोस्तों, तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोग बहुत प्लीज ध्यान से सुने कि सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी ने 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान के खिलाफ कच्छ के रण में 34 पाकिस्तानी सैनिकों का सफाया किया था। यह पहली बार था जब पूर्ण रूप से पैदल सेना की टुकड़ी ने पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध सफल लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई के दौरान सीआरपीएफ के 6 जवानों ने अपनी जान गंवा दी। इन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए शौर्य दिवस को हर साल चिन्हित किया जा रहा है और दोस्तों इसीलिए 9 अप्रैल को हर साल सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है। सीआरपीएफ के बारे में अन्य जानकारी दे दें दोस्तों आपको, तो सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में हुई थी तथा इसको भारत की स्वतंत्रता के पश्चात सीआरपीएफ अधिनियम के तहत 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ नाम दिया गया। तो दोस्तों याद रखें कि इसको स्थापना पूछे तो 27 जुलाई 1939 तथा अगर सीआरपीएफ अधिनियम के तहत अगर इसको सीआरपीएफ नाम दिया गया तो 28 दिसंबर 1949। सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसके वर्तमान महानिर्देशक कुलदीप सिंह हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र ने किस राज्य के लिए 670 करोड़ रुपए की 14 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं ए झारखंड, बी बिहार, सी उड़ीसा और डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों याद रखें कि केंद्र ने हाल ही में झारखंड के लिए एक 670 करोड़ रुपए की 14 सड़क परियोजनाओं की मंजूरी दी है। दोस्तों सड़क परियोजनाएं लगभग 127.93 किलोमीटर की दूरी को कवर करती हैं। इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 333A के एक हिस्से का सुदृढ़ीकरण और पुनर्निर्माण किया शामिल है जिसकी अनुमानित लागत 76.5 करोड़ रुपए है और NH 143B के एक हिस्से को 81.59 करोड़ की अनुमानित लागत से मजबूत और चौड़ा करना है। झारखंड में 18.07 करोड़ रुपए की लागत से NH 100 के एक हिस्से को ही मजबूत बनाया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से पूरी परियोजनाएं हैं और तीनों नेशनल हाईवे के नाम आप याद रखें। नेशनल हाईवे 333A, नेशनल हाईवे 100 एंड नेशनल हाईवे 143B। नजर डालेंगे दोस्तों झारखंड की तरफ, तो झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी बिहार राज्य से अलग होकर। दोस्तों झारखंड से जुड़े अन्य तथ्य बताएं आपको, तो भारत की कोयला राजधानी धनबाद शहर को कहा जाता है जो कि झारखंड में स्थित है तथा भारत का पिट्सबर्ग और भारत का इस्पात नगर जमशेदपुर को कहा जाता है जो कि झारखंड में ही स्थित है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में दामोदर नदी पर पंचायत बांध बनाया गया है, तो आप यह याद रखें। और झारखंड को जैसे हम मैप में देख सकते हैं तो इसके अगर पड़ोसी राज्य देखें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ झारखंड के पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों। और झारखंड की अगर दामोदर के अलावा प्रमुख एक और नदी है तो वह है स्वर्ण रेखा नदी जो कि झारखंड की प्रमुख है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के नवीनतम संस्करण का विमोचन किसने किया है? आपके ऑप्शन हैं ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह और डी प्रकाश जावड़ेकर। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक का नवीनतम संस्करण का विमोचन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह एग्जाम वॉरियर पहली बार 2018 में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों याद रखें इसका पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ? सन 2018 में। यह पीएम मोदी द्वारा युवा छात्रों को परीक्षा में के तनाव से निपटने में मदद करने के लिए लिखा गया था। तो इस पुस्तक को क्यों लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, दोनों चीजें
चीज़ें याद रखें, पीएम मोदी द्वारा लिखा गया है और युवा छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने में मदद करने के लिए लिखा गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन 15 भाषाओं में किया गया था। इसके ब्रेल संस्करण को 2020 में विश्व ब्रेल दिवस मतलब 4 जनवरी पर लॉन्च किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लास्ट लाइन तो आप बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों कि अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम वॉरियर्स का ब्रेल प्रकाशन कब किया गया तो 2020 में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के उपलक्ष्य में किया गया। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस है, ए पाकिस्तानी पुरुष हॉकी टीम, बी ऑस्ट्रेलियाई पुरुष हॉकी टीम, सी अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखें कि इनमें से अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम ने भारत के पूर्व कोच हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है। दोस्तों हरेंद्र को साल 2012 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है। तो दोस्तों आप याद रखें द्रोणाचार्य अवार्ड हमेशा प्रशिक्षकों को ही दिया जाता है और यह एक कोच है तो इन्हें सन 2012 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा चुका है। वे 2017 से 2018 तक भारत की सीनियर टीम के कोच रहे हैं। इसके अलावा वह भारत की महिला टीम को भी प्रशिक्षण दे चुके हैं। लेकिन दोस्तों आप भारत के सीनियर टीम जो पुरुष टीम है उसका नाम उसके साल अच्छे से याद रखें कि 2017 से 2018 तक कोच कौन थे? हरेंद्र सिंह। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शंस है, ए सूरदास, बी कालिदास, सी विद्यापति और डी जयदेव। तो दोस्तों याद रखें उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूरदास महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों आपको बता दें यह महमूदपुर जो या अब नया नाम परासौली है यह मथुरा जिले में स्थित है और इसके लिए सूरदास ब्रज रामस्थली विकास समिति परासौली मथुरा पिछले 4 दशक से गांव का नाम बदलने की मांग कर रही है। तो दोस्तों समिति का नाम आप अच्छे से याद रखें, लंबा है, सूरदास ब्रज रामस्थली विकास समिति परासौली मथुरा। इस पूरे समिति के नाम में आपके इस क्वेश्चन से जुड़े हुए सभी तथ्य अच्छे से छुपे हुए हैं, याद रखें। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता दें तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राजधानी लखनऊ है जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए 4 लाख रुपए, बी 2 लाख रुपए, सी 7 लाख रुपए और डी 8 लाख रुपए। तो दोस्तों याद रखें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक कर दिया है। दोस्तों इससे पहले सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट में 5 लाख रुपए तक को बढ़ाया था। तो दोस्तों याद रखें कि अभी बढ़ोतरी किसने की है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। और इसके पहले भारत सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट को 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया था। दोस्तों नजर डालेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ मतलब आरबीआई की तरफ। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है तथा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे देवीशंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 दिया गया है? आपके ऑप्शंस है, ए अर्णव गोस्वामी, बी रवीश कुमार, सी आदित्य पटेल और डी आशुतोष भारद्वाज। तो दोस्तों आपको बता दें हाल ही में आशुतोष भारद्वाज को देवीशंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 दिया गया है। दोस्तों यह सम्मान उन्हें उनके कार्य पितृवध जो कि किनका कार्य है? आशुतोष भारद्वाज का है के लिए दिया गया है। उनका चयन अशोक वाजपेयी, नंदकिशोर आचार्य और राजेंद्र कुमार की चयन समिति ने किया था। दोस्तों तो चयन समिति के सदस्य कौन थे आप यह भी याद रखें, अशोक वाजपेयी, नंदकिशोर आचार्य और राजेंद्र कुमार। दोस्तों देवीशंकर अवस्थी स्मृति सम्मान समकालीन हिंदी आलोचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष युवा आलोचक को उसके एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि देवीशंकर अवस्थी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हिंदी आलोचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले एक युवा को दिया जाता है जो कि युवा आलोचक को दिया जाता है और यह प्रतिवर्ष दिया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता किया है? आपके ऑप्शन है, ए रूस, बी जापान, सी फ्रांस और डी अमेरिका। तो दोस्तों याद रखें कि भारत ने हाल ही में जापान के साथ शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता किया है। दोस्तों एमओयू को राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला NARL के बीच
हस्ताक्षरित किया गया है, जो अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार और रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल ह्यूमनोस्फीयर के तहत संचालित होता है, जिसे RISH कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखें, रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल ह्यूमनोस्फीयर को RISH कहा जाता है और इसका संचालन जापान के क्योटो विश्वविद्यालय के तहत किया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय वायुमंडल अनुसंधान प्रयोगशाला NARL का संचालन किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। तथा यहाँ RISH का संचालन किसके द्वारा? तो क्योटो विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। दोस्तों नजर डालेंगे जापान की तरफ, तो जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा जापानी येन तथा जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडो सुगा हैं। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, जापान के वर्तमान सम्राट नारुहितो हैं। जापान के अगर उपनाम देखें तो जापान को उगते सूर्य का देश, भूकंप एवं सुनामियों का देश कहा जाता है। दोस्तों जापान विश्व में सबसे बड़ा समुद्री जहाज का निर्माण करता देश है। तो आप यह बहुत अच्छे से याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा समुद्री जहाज निर्माण करता देश कौन सा है, तो जापान है। और साथ ही आपको बता दें दोस्तों, जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। तो कौन सा द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों? जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। और यह इसलिए बताया गया है क्योंकि यह पूछ लिया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत के रिकॉर्ड कितने नाविकों ने पहली बार इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? आपके ऑप्शन है A 2 नाविकों, B 4 नाविकों, C 6 नाविकों और D 8 नाविकों। तो दोस्तों याद रखें, भारत के रिकॉर्ड 4 नाविकों ने पहली बार इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक का संचालन जो कि 2020 में होना था, इस साल 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होगा। और दोस्तों याद रखें कि भारत के विष्णु सर्वानंद तथा गणपति चेंगप्पा और वरुण ठक्कर की जोड़ी ने ओमान में चल रहे एशियाई क्वालिफायर्स में यह लक्ष्य हासिल किया है। तो यह क्वालिफाई होने वाले लोग कौन है? विष्णु सर्वानंद तथा गणपति चेंगप्पा और वरुण ठक्कर की जोड़ी। तो दोस्तों याद रखें आप। और दोस्तों ऐसा पहली बार ऐसा होगा कि टोक्यो में होने वाले खेलों में भारत की तरफ से 4 सैलर या 4 नाविक हिस्सा लेंगे। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, अगला और आखिरी प्रश्न। और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसने शहद मिशन को बढ़ावा देने के लिए मधु क्रांति पोर्टल की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है A नरेंद्र मोदी, B राजनाथ सिंह, C नरेंद्र सिंह तोमर और D रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने शहद मिशन को बढ़ावा देने के लिए मधु क्रांति पोर्टल की शुरुआत की है। दोस्तों यह राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की एक पहल है, जबकि शहद की बिक्री के लिए नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नाफेड का हनी कॉर्नर विशेष स्थान है। तो दोस्तों याद रखें कि नाफेड की भी शुरुआत इसके साथ ही की गई है, मतलब शहद मिशन, और नाफेड मतलब नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन की भी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको वीडियो कैसी लगी आप यह बताने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, लाइक फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।